हम देख चुके हैं कि टीसीपी के अंदर जो सेंडर और रिसीवर दोनों हैं वो अपने अपने एंड पे एक एक बफर जो है उसको मेंटेन करते हैं, ताकि जो इनकमिंग पैकेट्स हैं उनके उन जो जो दूसरे एंड से दूसरी पार्टी से जो सेगमेंट्स पैकेट्स आ रहे हैं उन पैकेट्स को उस बफर में स्टोर कर लिया जाए। अभी यहाँ पे पहले कुछ बातें आपको कर दूं क्लियर, कि देख रहे हैं आप लोग ये जो पिक्चर है ये असल में जो रिसीविंग एंड पे जो कंप्यूटर है जो होस्ट है उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल स्टैक है उसकी पिक्चर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसके अंदर टीसीपी सॉकेट बफर और टीसीपी कोड है, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर है जिसके अंदर आईपी कोड है, फिर उसके नीचे जहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर है, फिर उसके नीचे फिजिकल लेयर होगी। आप देखेंगे जो एप्लीकेशन लेयर है उसके ऊपर एप्लीकेशन नेटवर्क एप्लीकेशन रन कर रही होती है, और नेटवर्क एप्लीकेशन को जो कोडर डिजाइनर डिजाइन करेगा उसका सोर्स कोड लिखेगा, उसका कंट्रोल उसके पास होता है। लेकिन जो उसके लोअर लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, उनका जो कंट्रोल है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास होता है। चाहे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है, लिनक्स है, मैक है या एंड्रॉयड है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास उसका कंट्रोल होगा उन चारों लोअर लेयर्स का। अब जब जो रिसीवर है उसको सेंडर की तरफ से सेगमेंट पैकेट रिसीव होगा, ये देख रहे हैं आप जो पैकेट है। अब ये इसमें जो येलो है ये वो पैकेट डेटा पे लोड है जो असल में टीसीपी की जो बफर है उसके अंदर जाकर स्टोर होगा। अब जो जो लिंक लेयर है वो जब नेटवर्क लेयर को अपर लेयर को ये पैकेट हैंड ओवर करेगी, तो उसके ऊपर असल में दो हेडर होते हैं, एक टीसीपी का हेडर होगा और उसके ऊपर एक जो नेटवर्क लेयर है उसका हेडर होगा, आईपी प्रोटोकॉल का हेडर होगा। तो जब ये दो हेडर्स और जो पेलोड है जब आईपी लेयर के पास नेटवर्क लेयर के पास पहुंचेगा, तो नेटवर्क लेयर है उसके अंदर से जो अपना ये जो फर्स्ट हेडर है ये इसको उतार लेगी, और जो सेकंड हेडर है और जो पेलोड है जो ये भी बच जाएगा, इसको फिर वो जो नेटवर्क लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर कर देगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो टीसीपी कोड है वो क्या करेगा, वो जो ये सेगमेंट जो उसको मिलेगी उसके अंदर से ये हेडर उतार के, तो वो जो पेलोड या डेटा बचेगा उस डेटा को वो टीसीपी सॉकेट रिसीवर बफर के अंदर स्टोर कर देगा। अब जो डेटा आ रहा है वो जो टीसीपी कोड है उसको इस बफर के अंदर स्टोर करता जाएगा। अब ऊपर से एप्लीकेशन लेयर के ऊपर से जो एप्लीकेशन नेटवर्क एप्लीकेशन है उसको जो ही टाइम मिलेगा कि वो इस सॉकेट इस बफर के अंदर जो डेटा है वो रीड कर सके, तो इस बफर से डेटा रीड कर लेगी। तो जो डेटा एप्लीकेशन रीड कर लेगी बफर के अंदर से वो बफर से रिमूव हो जाएगा और बफर में स्पेस फिर बच जाएगी। अब लेट्स से कि जिस स्पीड से डेटा आ रहा है सेंडर की तरफ से उस स्पीड से नेटवर्क एप्लीकेशन ऊपर से डेटा रीड नहीं कर पा रही। अब इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर चूंकि डेटा आने की जो रफ्तार है वो डेटा जाने की रफ्तार से ज्यादा है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो जो टीसीपी सॉकेट रिसीवर बफर है ये आहिस्ता आहिस्ता फुल होना शुरू हो जाएगी। तो एक टाइम वो भी आएगा कि हो सकता है कि जो डेटा पहुंच रहा है रिसीवर को सेंडर से उसको स्टोर करने के लिए बफर के अंदर जगह ही ना हो। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो डेटा है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो फ्लो कंट्रोल क्या है, असल फ्लो कंट्रोल असल में ये है कि जो रिसीवर है वो सेंडर को साथ साथ इंटीमेट करता रहेगा, उसको इन्फॉर्म करता रहेगा कि भाई मेरे पास बफर के अंदर सिर्फ इतनी सी जगह है पैकेट्स के लिए, तो आप मुझे सिर्फ इतने से पैकेट्स भेजें, इससे ज्यादा नहीं। ये है फ्लो कंट्रोल। सो रिसीवर कंट्रोल सेंडर सो दैट sender does not overflow receiver's buffer by transmitting too much data too fast. ये है overflow, सॉरी फ्लो कंट्रोल, कि जो रिसीवर है वो सेंडर को इन्फॉर्म करता रहेगा कि भाई मेरी बफर के अंदर इतनी स्पेस है, तो प्लीज जस्ट सेंड मी दिस मच डाटा, नॉट मोर देन दिस। सो जो रिसीवर है वो जो कंट्रोल जो फ्लो ऑफ डेटा है उसको कंट्रोल करता है। अब जो लास्ट स्लाइड के अंदर जो बफर थी जस्ट उसकी पिक्चर यहाँ दी हुई है। तो लेट्स से तुम ये बफर है टीसीपी के अंदर, अब उस बफर के अंदर कुछ बफर में डेटा स्टोर्ड है और कुछ बफर अभी फ्री है। तो ये जो ऊपर वाला येलो ब्लॉक है वो है बफर्ड डेटा, मतलब ये
कि उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है। नीचे फिर वो जो लाइट येलो लाइन है जिसके अंदर लिखा है फ्री बफर स्पेस, ये बफर का वो हिस्सा है जिसके अंदर अभी तक डेटा स्टोर नहीं हुआ, लेकिन वो जो टीसीपी रिसीवर है वो इतना डेटा अभी मजीद रिसीव करके तो उसको बफर में प्लेस कर सकता है। तो अब जो जैसे ही उसको सेगमेंट पेलोड मिलेगा टीसीपी कोड को, तो वो पेलोड को सेगमेंट से निकाल के इस बफर में पुट करता जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है, आरसीबी बफर है, इसका मतलब है रिसीवर बफर साइज। अब रिसीवर के पास जो टोटल बफर साइज है वो इतना है। इसका मतलब है कि रिसीवर एट ए टाइम में मैक्सिमम इतना डेटा बफर में स्टोर कर सकता है। अब जो रिसीवर है, अब यहाँ पे आर विंड है, RWND विंड, इसका मतलब है रिसीवर के पास अभी इतनी फ्री स्पेस है, इतनी फ्री बफर है कि जिसके अंदर ये डेटा अभी मजीद स्टोर कर सकता है। अब आपको अगर TCP का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका हेडर फॉर्मेट याद हो, तो उसके अंदर आपने एक उसके अंदर 16 बिट एक वेरिएबल था, 16 बिट एक वैल्यू थी, उसका नाम था रिसीव विंडो। अब जब TCP जो रिसीवर है जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, तो ये जो आर विंडो है, मतलब ये कि जितनी उसके पास फ्री स्पेस है अभी TCP रिसीवर के पास बफर के अंदर, उतने नंबर ऑफ बाइट्स जो है, जितनी उसके पास फ्री स्पेस है, वो उस रिसीव विंडो के अंदर लिख के तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अब जब वो एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास पहुंचेगी तो सेंडर ये समझेगा कि अच्छा, जो रिसीवर है अभी इसके पास इतने फ्री बाइट्स हैं बफर के अंदर है मजीद डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो जो डेटा सेंड कर रहा होता है फिर उसको उस हिसाब से कंट्रोल करता है। अब जो टिपिकल साइज है इसका बफर का, टोटल बफर का साइज वो होता है असल में 4096 बाइट्स, और जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो असल में जो 4096 बाइट्स को ऑटो एडजस्ट करते हैं, खुद से ही इसको वो हैंडल करते हैं। अभी ये वाली डायग्राम आप देख रहे हैं कि वही है जो भी हम लास्ट स्लाइड में देखी हमने, ये डायग्राम है। अब यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बफर्ड डेटा है और फ्री बफर स्पेस है, इन दोनों की अमाउंट कितनी है। मतलब ये कि जो बफर डेटा है इसके अंदर भी कितने बाइट्स बफर्ड हैं, स्टोर्ड हैं, और ये जो फ्री बफर स्पेस है इसके अंदर भी कितने बाइट्स फ्री हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो रिसीवर है वो सेंडर को इन्फॉर्म कर सके कि मेरे पास इतने बाइट्स फ्री हैं, तो आप मुझे भी इतने बाइट्स भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दो वैल्यूज और देखी हैं, लास्ट बाइट रेड और लास्ट बाइट रिसीव्ड। अब असल में जो ये दो वैल्यूज हैं ये असल में आपको अब ये तो पता है कि यहाँ पे बाइट्स स्टोर हैं, इस रिसीव बफर डेटा के अंदर यहाँ पे बाइट्स स्टोर हैं, बाइट्स। अब असल में जो इस बफर के अंदर सबसे पहला बाइट जो रीड का जो सबसे पहला बाइट है और जो सबसे लास्ट बाइट है, अब उन बाइट्स की ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम के अंदर जो पोजीशन है असल में ये वो वैल्यूज है, वो वाली ओरिजिनल डेटा स्ट्रीम जो सेंडर के पास मौजूद है और उसने सेंड कर रहा है रिसीवर को। अब उस डेटा स्ट्रीम के अंदर इन बाइट्स की क्या पोजीशन है, असल में ये वो वैल्यूज है। और ये कहाँ से रिसीवर को पता चलती है, जो रिसीवर के पास सेगमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर जो सीक्वेंस नंबर है उससे जो रिसीवर है उन लास्ट बाइट रेड और लास्ट बाइट रिसीव्स को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है हाउ मच डेटा इज स्टोर्ड इन द बफर, की बफर के अंदर कितना डेटा स्टोर्ड है। अब यहाँ पे एक बात और आप नोट कर लें कि चूंकि ये वाला जो बाइट है लास्ट बाइट रिसीव्ड है, ये लास्ट बाइट रेड के बाद में आया है, तो इसका मतलब है इसकी जो पोजीशन है उस डेटा स्ट्रीम के अंदर वो बड़ी होगी बजाय इस बाइट के। और फिर यहाँ पे चूंकि जो डेटा है वो जो डेटा स्टोर्ड है वो इन ऑर्डर्ड स्टोर्ड है, तो इसका मतलब है बीच में कोई बाइट मिसिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल अमाउंट यहाँ पे जितने नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर्ड है वो होगा लास्ट बाइट रिसीव्ड माइनस लास्ट बाइट रेड, तो वो होगा बफर्ड डेटा जो है वो होगा लास्ट बाइट रिसीव्ड माइनस लास्ट बाइट रेड, जितना उसने जो बाइट है वो रीड कर चुका है।
अब उसके बाद एक और बात है कि जो बफर्ड डेटा है ना, जो डेटा बफर किया है उसने, वो डेटा जो बफर का टोटल साइज है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो बफर डेटा है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टोटल बफर साइज। अब ये जो बफर डेटा है, अभी हमारे पास डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वो इट्स एविडेंट कि ये डेफिनेटली उससे कम ही है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए मैथमेटिकल टर्म्स में जो बफर्ड डेटा है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम बफर साइज जो आपका रिसीव बफर है। इसका मतलब है कि जो बफर्ड डेटा है जो कि हमारे पास लास्ट बाइट रिसीव्ड माइनस लास्ट बाइट रेड था, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू रिसीव बफर RCV BUFFER, इसके कम हो या इसके इक्वल हो, इससे ज्यादा ना हो जो बफर डेटा है। अब नेक्स्ट बात ये कि हमारे पास, हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास बफर्ड डेटा कितना है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो फ्री बफर स्पेस है वो कितनी है। आई मीन जो टोटल रिसीव बफर है उसके अंदर कितने बाइट्स अभी तक ऐसे हैं जो फ्री हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में अगर हम ये जो रिसीव बफर है इसमें से बफर्ड डेटा माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फ्री बफर स्पेस है वो आ जाएगी। सादी सी बात है, क्योंकि रिसीव बफर असल में वो वाली टोटल बफर साइज है रिसीवर का, उसमें से आप माइनस करेंगे बफर डेटा तो वी विल गेट नंबर ऑफ बाइट्स इन फ्री बफर स्पेस। उसके बाद जो फ्री बफर है वो आ जाएगी टोटल बफर साइज, जो कि हमारे पास रिसीव बफर है, उसमें से बफर्ड डेटा आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो आर विंड RWND है रिसीव विंडो या फ्री बफर स्पेस वो आ जाएगी। इट्स लाइक दिस, RWND इक्वल्स रिसीव बफर, ये टोटल बफर है रिसीवर की, माइनस ये जो बफर्ड डेटा है, ये दिख रहे हैं आप, ये असल में वो डेटा है जो बफर्ड है, लास्ट बाइट रिसीव्ड माइनस लास्ट बाइट रेड। अब यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम तो वही है जो लास्ट अभी हमने देखी है। तो इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो बफर डेटा है वो जो बफर है वो सारी की सारी फुल है और उसके अंदर जो फ्री बफर स्पेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो रिसीव विंडो इसलिए 0 है। जो ऊपर वाला डायग्राम है वो ये वही डायग्राम है जो हम पाइपलाइन प्रोटोकॉल में देख चुके हैं गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट के अंदर। ये असल में ये असल में सेंडर का व्यू है कि जो सेंडिंग होस्ट है वो उसके ऊपर जो बाइट स्ट्रीम है वो इस तरह की दिखाई देती है जब वो सेंड कर रहा है बाइट। अब सेंडर होस्ट जो है इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ टू वेरिएबल्स। फर्स्ट जो उसने लास्ट बाइट सेंड किया है, बाइट की बात कर रहा हूँ, सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, उसने लास्ट बाइट सेंड कर चुका है और जो वो वाला लास्ट बाइट जिसकी उसे एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुकी है रिसीवर से। अब अगर देखा यहाँ पे आप देखा इस डायग्राम के अंदर, तो इस डायग्राम में हमारे पास एक बेस था, एक नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर था और एक विंडो साइज n था। अब असल में ये जो विंडो साइज n है ना, ये असल में वो है रिसीव विंडो RWND, ये वाला वेरिएबल कि जो रिसीवर सेंडर को बताएगा कि भाई मुझे आप इतने बाइट्स मजीद सेंड कर सकते हैं, मेरे पास इतने बाइट्स रिसीव करने की गुंजाइश है, तो इससे ज्यादा बाइट्स सेंड मत करें। तो असल में जो ये विंडो साइज n है ये वही रिसीव विंडो है। अब उसके बाद जो सेंडिंग होस्ट जो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ टू वेरिएबल्स, एक लास्ट बाइट सेंट। अब अगर इस डायग्राम में देखिए तो लास्ट बाइट जो सेंड है जो ये है जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर से एक कम है, ठीक है, ये वाला जो वो वाला बाइट है जो रिसेंट बाइट सेंड हुआ है सेंडर से रिसीवर की तरफ, जो है लास्ट बाइट एक्ट। अब मतलब ये कि वो वाला बाइट जिसकी एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है रिसेंटली सेंडर को रिसीवर की तरफ से, और वो ये वाला बाइट है जो कि बेस से एक कम है, मतलब ये लास्ट बाइट एक्ट है और ये लास्ट बाइट सेंड है। अब अगर जो सेंडर है उसने ये मालूम करना हो कि उसके पास अभी तक कितने बाइट्स हैं जिनकी एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिली, आई मीन अमाउंट ऑफ अनएक्नॉलेज्ड डेटा जो सेंडर सेंड कर चुका है, तो सिंपली क्या करेगा वो लास्ट बाइट सेंड से लास्ट बाइट एक्ट माइनस कर देगा, तो वो जो नंबर ऑफ बाइट्स आएंगे वो डेटा की अमाउंट होगी जो सेंडर सेंड कर चुका है लेकिन अभी तक उसको उनकी एक रिसीव नहीं हुई।
ये आ जाएगा लास्ट बाइट सेंट माइनस लास्ट बाइट एक्ट, या जिसकी उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पे ये भी आप ज़हन में रखेंगे, जो ये जो लास्ट बाइट सेंट और लास्ट बाइट एक्ट है, जो अनअक्नॉलेज्ड बाइट्स है ना, अनएक्ट बाइट्स हैं, वो हमेशा वो जो रिसीव विंडो है उससे या कम हो या उसके इक्वल हो। वही जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो अनएक्ट सेगमेंट्स हैं, या लेट्स से यहाँ पे हम अनएक्ट बाइट्स कह सकते हैं, जो अनएक्ट बाइट्स हैं ये उस विंडो से ज्यादा नहीं हो सकते। अब अगर देखा जाए तो जो सेंडर है अभी ये कुछ और सेगमेंट्स हैं जो लाइट पिंक कलर के हैं, कुछ और सेगमेंट हैं जो भी सेंडर सेंड कर सकता है उनकी एक्ट का इंतजार किए बगैर। ठीक है, ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंस इफ रिसीवर्स बफर बिकम्स फुल? क्या अब जो रिसीवर की बफर है वो फुल हो गई है, तो इसका मतलब है उसके पास वो जो रिसीव विंडो है वो इट बिकम्स जीरो। इसका मतलब है कि जो रिसीवर है इट हैज टू इन्फॉर्म द सेंडर कि मेरे पास अभी जो रिसीव विंडो है, मेरे पास जो भी फ्री बफर स्पेस है वो खत्म हो चुकी है, तो इसलिए प्लीज डोंट सेंड मी डेटा एनी मोर। अब जो रिसीवर है ना, जब वो लास्ट टाइम सेंडर को ये RWND इक्वल 0 जो TCP सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और उस एक्ट के अंदर उस एक्ट की जो सेगमेंट है उसका जो TCP स्ट्रक्चर है, TCP हेडर, उसके अंदर जो रिसीव विंडो है उसके अंदर 0 पुट करके भेजेगा सेंडर को, तो सेंडर समझ जाएगा कि जो रिसीवर के पास अभी जो बफर है वो फुल है। अब जब रिसीवर एक बार सेंडर को वो 0 वैल्यू पुट करके एक्ट में भेज चुका है, उसके बाद जो TCP है, TCP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली रिसीवर अननेसेसरी डेटा सेंडर को सेंड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इश्यू है, इश्यू असल में ये है कि जब सेंडर के पास ये जो R विंड है, रिसीव विंडो है, जब ये 0 बन जाएगी तो इसका मतलब है जो सेंडर है वो रिसीवर को मजीद डेटा सेंड नहीं कर सकता। जब उसको मजीद डेटा सेंड नहीं कर सकता तो इसका मतलब है जो सेंडर है अब वो ब्लॉक हो गया है, तो जो डेटा उसने सेंड करना था वो भी सेंड नहीं कर पा रहा। तो अब जो सेंडर है उसे कैसे पता चलेगा कि रिसीवर के पास अभी भी बफर फुल है या उसके पास बफर में कुछ जगह बच गई है? क्योंकि देखिए ना, जो रिसीविंग एंड के ऊपर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क एप्लीकेशन है, जब वो उस बफर से डेटा रीड करना शुरू करेगी, तो इसका मतलब है उस बफर के अंदर जगह बननी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर कुछ फ्री बाइट्स आ जाएंगे, कुछ बाइट्स फ्री हो जाएंगे। तो जब वो बाइट्स फ्री होंगे तो उन फ्री बाइट्स का सेंडर को पता चलना चाहिए ताकि जो सेंडर है वो मजीद डेटा सेंड कर सके। लेकिन अब जो रिसीवर है वो सेंडर को कोई भी सेगमेंट नहीं भेज रहा, तो अब जो सेंडर है उसे कैसे पता चलेगा कि रिसीवर के पास कुछ बाइट्स जो हैं उस बफर के अंदर वो फ्री हो चुके हैं, तो इसलिए अभी वो मजीद डेटा सेंड कर सकता है। तो उसके लिए जो ये है, जो सेंडर है वो क्या करेगा, वो जब सेंडर को ये पता जो RWND इक्वल 0 मिलेगी वैल्यू रिसीवर की तरफ से, तो सेंडर ये समझ जाएगा कि रिसीवर के पास अभी कोई फ्री बफर नहीं है। तो बजाय इसके कि जो सेंडर है वो पूरी सेगमेंट भेजे, सेंडर अब जस्ट वो सेगमेंट्स भेजेगा जिनके पेलोड के अंदर जस्ट 1 बाइट होगा, सिर्फ 1 बाइट। So TCP sender continues to send 1 data byte when receive window is 0. जब 1 बाइट पहुंचेगी उसके पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा। अब वो चूंकि 1 बाइट है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो अगर तो उसके पास बफर के अंदर 1 बाइट की जगह बन चुकी है तो ठीक है, वरना फिर क्या होगा, जो रिसीवर है उस 1 बाइट को ड्रॉप करेगा और उसको जो रिसेंटली उसको रिसीव्ड गुड सेगमेंट रिसीव हुई थी उसकी जो एक्ट है वो सेंड करेगा। अब 1 बाइट आ रहा है रिसीवर को, तो इसका मतलब है जो ही रिसीवर के पास कुछ बफर फ्री हुई, तो अब जब वो एक्ट सेंड करेगा उसके अगेंस्ट, तो उसके अंदर जो रिसीव विंडो है, रिसीव विंडो उसकी जितने उसके अंदर बाइट्स अवेलेबल हैं
वो अपडेट करके सेंडर को भेज देगा। अगर सेंडर को आर विंडोज 0 की बजाय कोई और वैल्यू रिसीव होगी तो फिर जो सेंडर है वो समझ जाएगा कि रिसीवर के पास बफर में कुछ जगह बन चुकी है, तो इसलिए अब वो नए बाइट्स, जो बाइट स्ट्रीम है, जो डेटा है, वो सेंड करना स्टार्ट कर देगा। अभी ये जो फ्लो कंट्रोल है, इसकी एक एनिमेशन है इस लिंक के ऊपर, और वो बड़ी प्यारी प्यारी एनिमेशन है। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो कंट्रोल, कि किस तरह जो सेंडर है वो रिसीवर को जो डेटा सेंड कर रहा है, और जो रिसीवर है वो फिर सेंडर को किस तरह इन्फॉर्म करेगा कि अभी उसके पास कुछ बफर खाली है या फिर नहीं है। तो आई एनकरेज यू कि आप इस एपलेट को, आप इस एनिमेशन को विजिट करें, और फिर आप देखें कि इसकी डिफरेंट वैल्यूज चेंज करने से किस तरह आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं।